मुंबई इज रियली मुंबई, इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल सिटी, बहुत अमेजिंग शहर है। और वो शहर आपको ये सिखाता है कि अभी तक हम लोग जो जी रहे हैं, हम बहुत कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। हमारी जिंदगी में कोई रुकावटें, चैलेंजेस, मुश्किल कुछ भी नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा शहर है जहां पर कितना भी सक्सेसफुल इंसान हो, उसकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं और वो उन चैलेंजेस से लड़ना सिखाता है। वो शहर हमें सिखाता है कि वहां हर कोई आपका दोस्त नहीं, कट थ्रोट कंपटीशन है। मतलब इट मे बी सरप्राइज टू नो कि जो इंसान डेली वेजेस पे काम करता है, लाइक 150, 200 रुपए, 500 रुपए रोज, वो भी लोकल ट्रेन के उसी डब्बे में सफर कर रहा है जहां पर वो इंसान है जिसका 12 लाख रुपए का पैकेज है, मतलब 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो 150 रुपए की टी शर्ट पहनने वाला और 1500, 2000 की शर्ट पहनने वाला सेम बोगी में ट्रैवल कर रहा है। इट्स अ वंडरफुल सिटी। मतलब रियली आप पटना से बिलोंग करते हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, आप बहुत कंफर्ट जोन में, फॉर दैट सेक इवन इंदौर, मतलब मैं अभी तक इस शहर में क्यों एडजस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ये मेरी स्पीड नहीं है, मेरी स्पीड बहुत अलग है। मेरी आदत है मैं 4, 4:30 बजे उठता हूँ, फिर रात को 10:30 बजे तक मेरे दिन का इफेक्टिव होता है 15-16 घंटे। यहाँ शहर की लाइफ बहुत चिल है। यहाँ लोग उठते ही लेट हैं, आराम से काम करते हैं, सुस्ती है। बट मैं पहले पुणे रहता था, फिर बैंगलोर रहता था, वहां पे ऐसा नहीं था। पीपल यूज टू वर्क, मतलब आपके दिन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो प्रोडक्टिव पोर्शन होता था। यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर लोगों की जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, खाना, सिर्फ खाना। सराफा में क्या है? खाना। 56 में खाना। रोड साइड कहीं पे भी सिर्फ खाना, हर जगह खाना खाना खाना, और कुछ काम ही नहीं भाई साहब। अच्छी बात है, मतलब एक नया पर्सपेक्टिव मिला सीखने का, बट द प्रोडक्टिविटी इज लेस। और ये मुझे बहुत पर्सनली अच्छे से रियलाइज होता है कि किसी भी शहर की प्रोडक्टिविटी अगर अच्छी होती है तो शहर का विकास अच्छा होता है, लोगों का विकास अच्छा, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, एवरीथिंग इज अटैच्ड टू इट। मुंबई जरूर जाइएगा एक बार। as a student, as a CA student, you must visit Dalal Street. You must feel that vibes of Dalal Street. जाकर सिर्फ चाय पीना है दलाल स्ट्रीट में, किसी भी टपरी पे आपको पता चलेगा कि गॉसिप्स किसे कहते हैं, आपको पता चलेगा टिप्स किसे कहते हैं। अबे साला चाय वाला जो है ना, वो अपने आप में एक स्टॉक ब्रोकर होता है, उसको सारी कंपनीज के बारे में सब कुछ पता होता है, कुछ सही कुछ गलत, बट दैट्स द वाइब्स ऑफ मुंबई। अमेजिंग सिटी, ब्यूटीफुल सिटी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। एंड ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए टुडे इज द लास्ट क्लास बिफोर आई गो। कल मेरी क्लास नहीं रहेगी बिकॉज विल कंप्लीट द टॉपिक टुडे। एंड ये बेटा इतनी एक्टिंग कहाँ से सीख लियो जामुन भैया, इतनी नौटंगी, बहुत बढ़िया। मेरे नाम की चाय पी लिया रोज बेटा, है ना। चलो, अमेजिंग। So for online students, tomorrow I will have a 1 hour session for you guys at 9:30 a.m. I'll communicate Shri Bansal ji accordingly, but tomorrow 9:30 a.m. I'll have a session with you guys, only with online students as you asked for yesterday, correct? Okay, पायल बज रही है और उसका बर्थडे आज। हेलो पायल, हैप्पी बर्थडे। चलिए, बहुत है, मुझे बहुत मिस करोगे, मिस मत करना मुझे। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा, आपको भी मैं इंडोनेशिया घुमाऊंगा, डोंट वरी। चलिए, इंस्टाग्राम लॉगिन करना पड़े। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा फालतूपना है कि सोशल मीडिया हम लोग छोड़ रहे हैं, और छोड़ते भी कैसे, मतलब भाई साहब पहले स्टेटस डालेंगे saying goodbye to social media, will not be available on social media, exams are coming, social media going, क्या? और फिर बाद में उसी स्टेटस को चेक करेंगे कि किस किसने वो स्टेटस देखा है, वो स्टोरी देखी है कि नहीं देखी। मेरे हिसाब से ना, अगर सोशल मीडिया हम लोग अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, ये हमारी कमी है ना। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारी न्यूज हमें वहां से पता चलती है। हाँ, डिपेंड करता है आप देखते क्या हो सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपके फीड्स में वही आएगा जो आप देखेंगे, जैसा आप देखेंगे, समझ में आया। सो सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, बट हाउ मच यू शुड यूज, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
बहुत बढ़िया इंद्रजीत। ऐसे शब्द जब आप नॉर्मली लिखते हैं तो स्टार्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क क्वेश्चन चेक करते हैं। डन ऑल ऑफ यू? शुक्ला जी गुड मॉर्निंग, सब ठीक है? इतने उदास काहे हो? बहुत बढ़िया। ओह मैचिंग मैचिंग। मैंने देखा है आयुष इतना सही ब्लश करता है ना, ये इतनी कोशिश। आयुष आपके लिए एक चीज है, याद रखना, मैं नहीं हूं 10 दिन इसलिए। व्हेन यू ट्राई टू बिहेव नॉर्मल, यू एक्चुअली बिहेव एबनॉर्मल। अगर हंसी आ रही है, खुशी हो रही है, होने दो, खुल के होने दो। और मानव कैसे हो आप? कल जगह अधूरी अधूरी लग रही थी। चलो अच्छी बात। नहीं नहीं, मैं मानव से बात करूं। तबीयत कैसे, ठीक है? परसों झगड़ा वगैरह हो गया था इसलिए तबीयत खराब थी। झगड़ा झगड़ा या तबीयत? मेरे को लगा मैंने अलग अलग बैठा है तो झगड़ा हो गया था। बाबू नो प्रॉब्लम। अरे आज बिना छाते के, छाता और छाते वाला कहाँ है? अरे हाँ, यू केम विदाउट छाता वाला। ऐसा लग रहा है किसी दिन ना क्लास में ढोल लेकर आऊं। दुनिया में कितनी हो नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। भाई साहब, सब सिंगल लोग सोच रहे होंगे सर हमारे लिए भी गा दो। पापा कहते हैं बड़ा नाम। माइंड ब्लोइंग यार, अमेजिंग है। ओह माय गॉड, रियली। चलिए करें आगे सॉल्व। Rio Limited undertakes to supply 1000 units of a component per month to ABC Limited for the months of January, February and March. So एक हजार यूनिट सप्लाई करेंगे अगले 3 महीनों तक, ठीक है? जनवरी, फरवरी एंड मार्च। Every month a batch order is open against which the material and the labor costs are booked at actual. तो हर महीने एक बैच ऑर्डर ओपन होता है जिसके अगेंस्ट मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट एक्चुअल में बुक की जाती है। ओवरहेड्स आर लेवीड एट रेट पर लेबर आर। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के क्राइटेरिया होते हैं या तो लेबर आवर्स या फिर मशीन आवर्स। द सेलिंग प्राइस इज कॉन्ट्रैक्टेड एट ₹15 पर यूनिट। सो सेलिंग प्राइस डिसाइडेड है, डिटरमाइंड है। From the following data present the cost and the profit per unit. Very important. You need to understand and interpret the question first. From the following data, interpret the cost and the profit per unit. एक यूनिट का for each batch order and overall performance. क्वेश्चन पे फोकस करना, पर यूनिट भी निकालना है and overall भी निकालना है for the 3000 units, assuming that excess output is sold to the other customers in the same month. क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप यहां पर कोई कंपोनेंट बनाते हैं, आपके पास में एक ऑर्डर आया है कि आपको किसी को जनवरी, फरवरी, मार्च हर महीने 1000 कंपोनेंट सप्लाई करना है ₹15 से। कॉन्ट्रैक्टेड सेलिंग प्राइस इज ₹15। क्लियर? लेकिन जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि एग्जैक्ट 1000 यूनिट्स ही बने। कम भी बन सकता है, ज्यादा भी बन सकता है। अच्छा, कम तो आप नहीं बना सकते क्योंकि 1000 तो आपको देना ही है। अब ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा मतलब
1100 भी बन सकता है, 1200 भी बन सकता है, जो भी है। तो आप जो भी बनाओगे उसमें से 1000 तो आप एक स्पेसिफिक कस्टमर को सप्लाई कर दोगे 15 रुपए से, और जो एक्स्ट्रा बचा उसको आप बेच दोगे एक्सटर्नल मार्केट में, है ना। ये क्वेश्चन कहता है कि हर महीने मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बुक होता है और ओवरहेड्स जो है वो चार्ज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो जनवरी में 1250 यूनिट्स बनाए, फरवरी में 1500, मार्च में एग्जैक्ट 1000। मटेरियल कॉस्ट दिया है, एक बार चेक करते हैं कि वेरिएबल है, फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है। अच्छा फिक्स तो नहीं है, क्योंकि अगर फिक्स्ड होती थी तो सेम अमाउंट होता था ना। तो 6250 डिवाइडेड बाय 1250, मेरे हिसाब से एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट यहां पर जनवरी में आ रही है 5 रुपए। चेक कीजिएगा आ रही है सभी की। फरवरी में क्या स्टेटस है, 1500 इंटू 5 रुपए, बढ़ गई है। ये वेरिएबल है लेकिन कॉस्ट चेंज हो रही है, मंथ बाय मंथ मटेरियल महंगा सस्ता होता है ना। जैसे कि कल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो शेयर है वो लाइफ टाइम हाईएस्ट पे था, इट क्लोज्ड ऑन 5500 रुपीज, एंड स्टिल आई एम टेलिंग यू द एक्सपर्ट सेज दैट इट इज द राइट टाइम बिकॉज द प्रेडिक्शंस आर मच वे हायर फॉर दैट। और आपको तो याद है जब हमारी क्लास उस क्लास में होती थी, जब हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में लिया था ना, आई थिंक मैंने 3300 में मैंने शेयर लिया था, तभी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग सीए बनेंगे जब तक 10,000 का प्रोजेक्शन है। सी इकोनॉमिक्स समझते हैं, धंधा समझते हैं, गोला बारूद हवाई जहाज हेलीकॉप्टर इंडिया में ऐसे दुकानों में नहीं मिलता है, ये वन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। डू यू एग्री? आज इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में बहुत कुछ ऐसे बिजनेसेस रह गए जिसमें मोनोपोली या ओलिगोपोली है। हर एक बिजनेस में परफेक्ट कंपटीशन है, इजंट इट? ये उन कुछ चुनिंदा बिजनेसेस में से है जहां पर मोनोपोली या ओलिगोपोली, और ओलिगोपोली भी है तो सारी की सारी कंपनीज गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट कभी, ये लॉजिकली सोचो, गवर्नमेंट कभी डिफेंस को प्राइवेटाइज कर सकता है और डिफेंस पे खर्चा कम हो सकता है? इधर मोदी जी शपथ ले रहे थे, उधर जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी में बस पे, टूरिस्ट बस पे अटैक हो गया था। क्यों हुआ ये अटैक? जिम्मेदारी किसने ली? पाक के एक आतंकी संगठन ने ली। क्यों ली? क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब इंडिया के अंदर अब स्टेबिलिटी नहीं रहने देनी, और सरकार ये चाहेगी क्या कि उनके टर्म के अंदर कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक नहीं चाहेगी, तो डिफेंस पे तो खर्चा लगेगा। जो 150 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर आया है वो एक्चुअली ऑर्डर आया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। मतलब अगर किसी ने भी डिटेल्स पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो ऐसे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया है जो लो हाइट में भी फ्लाई कर सके और माउंटेन्स आने के बाद सडनली ऊपर जा सके। तो ऐसे कस्टमाइज्ड हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर मिला है एचएएल को, भारत सरकार की तरफ से। ऑलरेडी एचएएल के पास ऑर्डर्स बहुत है और ऑर्डर्स मिला है। सप्लाई लिमिटेड, डिमांड इंक्रीजेस, प्राइजेस, सिंपल इकोनॉमिक्स, धंधा समझ में आता है। तो 8000 10,000 मान के चलिए, मतलब तब हम टच में रहे ना रहे पता नहीं, बट आप इस तरीके से मुझे जरूर याद रख सकते हैं कि एचएएल जो है वो 10,000 होगा। और ये एस्ट्रोलॉजी नहीं, ये कैलकुलेशंस है, आई थिंक आप सब समझते हैं, है ना। चलिए, तो 6 रुपए यहां पर कॉस्ट होगी, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, प्राइजेस चेंज होते हैं। 5000 डिवाइडेड बाय 1000, अगेन 5 रुपए हो गई। क्लियर हो गया? लेबर कॉस्ट का क्या सीन बन रहा है? 2500 डिवाइडेड बाय 1250, 2 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए। चलो ठीक है, लेबर की कॉस्ट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। उसके बाद में हम आते हैं ओवरहेड्स की रिकवरी रेट निकालनी है हमें। तो जनवरी में ओवरहेड्स थे 12,000 और लेबर आवर्स थे 4,000, तो हमें निकालना पड़ेगा ओवरहेड रिकवरी रेट। ओवरहेड रिकवरी रेट का मतलब होता है डैश अमाउंट पर डायरेक्ट लेबर आवर। वो कैसे निकालेंगे सर? 12,000 डिवाइडेड बाय 4,000, ये होता है 3 रुपए, 3 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। 4,500 डिवाइडेड बाय 9,000 डिवाइडेड बाय 4,500, 2 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर, एंड 5,000 इज 3 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। चेक ऑल ऑफ यू। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने अगर देखा भी होगा तो क्लास के अंदर मैंने बार बार आपको समझाया है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, टेस्ट की पहली लर्निंग ये होनी चाहिए, दिमाग बहुत काम रखना है। आई नो वो टाइमर चलता है तो थोड़ा प्रेशर होता है, ठीक है, लेकिन अपना दिमाग बहुत शांत रखना है, बहुत काम रखना है दोस्तों। अपने को सिंपल सी चीज समझनी है
कि भैया क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन को इंटरप्रीट करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड ट्रस्ट में उसके बाद 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है सॉल्व करने। लेकिन ये प्री वर्क होना चाहिए। जब पेपर मैंने देखा फटाक से चालू हो गए सब जने फॉर्मेट्स बनाना, लिखना। पहले सोच तो लो क्या लिखना है, कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मेट। व्हाट डू यू थिंक? पर्टिकुलर्स, जैन फेब मार्च, टोटल। तो जैन में क्वांटिटी आएगी 1250, फेब में क्वांटिटी आएगी 1500, 1250 प्लस 1500 प्लस 1000 और टोटल में 3750। ये तो आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ध्यान से देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच। अब पहला सवाल क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच। नंबर ऑफ बैचेस है 3, तीनों बैचेस के 3 कॉलम बनेंगे। यहां तक आपका आंसर सही है। पर्टिकुलर्स कॉलम है जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये क्लियर है। अब टोटल नहीं बनेगा, अगर बनाना है तो उसकी जगह एक कॉलम बनेगा 3000 यूनिट्स का। आगे का क्वेश्चन पढ़ो, ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3000 यूनिट्स। आप समझ रहे हो मेरी बात? ओवरऑल पोजीशन मतलब प्रॉफिट या लॉस। तो टोटल कॉलम अगर बना दिया तो वो 3000 का थोड़ी बनेगा, वो तो 3750 का बन जाएगा और हमारा आंसर तो गलत हो जाएगा। आप पॉइंट समझ रहे हो? यहां चाहते क्या है? हमने हर महीने में जो 3 अलग अलग बैचेस बनाई है, उन बैच का कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए। उसके अलावा एक कस्टमर जो है जिसको 3000 यूनिट्स हमने सप्लाई किया है, उससे हमने कितना पैसा कमाई हमें पता करना है। अब उसको मैं टैबुलेट भी कर सकता हूं या नीचे मैं अलग से भी लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट भी होगा, मेरे पास प्रॉफिट पर यूनिट भी होगा, तो मैं नीचे एक लाइन में प्रेजेंट करके भी कर सकता हूं। वैसे भी किया तो चलेगा, बट ये समझ में आया कि टोटल कॉलम की जरूरत नहीं है। सर बना दिया तो मार्क्स कटेंगे क्या? मार्क्स नहीं कटेंगे, समय जाएगा। एवरी सिंगल कैलकुलेशन दैट यू डू इन एग्जाम कंज्यूम्स योर टाइम। और आपको सोचना है कि ये 180 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती 180 मिनट, अगर ये 180 मिनट आप में से हर एक बच्चा अपना बेस्ट गेम खेलेगा तो ये 180 मिनट में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। समझ में आए? तो काय को फालतू कैलकुलेशन करने का। क्वेश्चन नंबर 8 आईसीएम मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल कहीं છે प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट अ मिनट इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ बैच। अब इवन तो यहाँ पे टोटल कॉलम बना है, बट अगेन मेरे पर्सपेक्टिव से उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो सवाल ही नहीं है। फॉर ईच बैच पूछा है ना। सो देखिए एक्चुअल आउटपुट लिख दिया आपने, उसके बाद में उसकी सेल्स वैल्यू लिख दी। सेल्स वैल्यू फिक्स्ड है 15 रुपए, चाहे इस कस्टमर को बेचेंगे या एक्सटर्नली बेचेंगे 15 रुपए में बिकेगा। उसके अगेंस्ट मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और फिर मिल गया टोटल प्रॉफिट। यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट पर यूनिट। आप देख रहे हैं पर यूनिट हमने कॉस्ट भी निकाल लिया, पर यूनिट हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो ये जो कॉस्ट आ गई है ये कौन सी कॉस्ट है? इट्स नॉट जस्ट मटेरियल कॉस्ट, इट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकलेगा? ये देखिए टोटल कॉस्ट है 12,500 डिवाइडेड बाय 1250 यूनिट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? 15,000 divided by 1500 units and 10,000 divided by 10,000 units. Is this clear? पक्का? अब अगला सवाल है ओवरऑल पोजीशन फॉर 3000 यूनिट्स। भाई ये तो बहुत ही सिंपल है। 15 रुपए में बेचा, 10 रुपए की कॉस्ट, 5 रुपए प्रॉफिट इनटू 3000 यूनिट, 15,000 रुपए का प्रॉफिट, खत्म। चेक करिएगा। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? 10 मिनट हो गया। कॉन्फिडेंस आ रहा है मैडम? अब तो डर नहीं लग रहा। खाना खुद ही बना रहे हो? नहीं बना रहे तो कौन बना रहा है? सिस्टर बना रही है। बेस्ट। टाइम ज्यादा मत डालने का, खाना वाना बनाने में भी तो बहुत टाइम मत डालो भाई। टाइम नहीं है, सही बोल रहा हूं, उतना टाइम नहीं है अपने पास। कॉन्फिडेंस आ रहा है? जो मेरे पास 2-3 जने आए थे सर कॉस्टिंग को लेकर डर लग रहा है, मैं स्पेसिफिकली उनसे पूछ रहा हूं। और कोई ऐसा है अभी भी किसी को फियर लग रहा है?
लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। इसके बाद हमारे देखो 3 टॉपिक्स खत्म हो गए, 6, उसके बाद 8 और 12, 3 टॉपिक्स हो जाएंगे। कोई भी फियर है किसी को, कोई भी डाउट प्रॉब्लम, स्विच नहीं चल रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, बोर्ड उड़ गया है, तबाह हो गया, कुछ ऐसा? अक्षत भैया सब ठीक है? बहुत बढ़िया। आप खुश नहीं लग रहे हो, सब ठीक है? जोधपुर में झगड़ा तो नहीं हो गया किसी के साथ? आप तो जैन हो यार, मिचामी दुगड़म बोल दिया करो, झगड़ा हो भी जाए तो। चलिए बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 7 करें? आप लोग करेंगे, जिसका हो गया अच्छी बात, नहीं हो गया अभी करेंगे, ठीक है? तैयार है सभी? अ जॉबिंग फैक्ट्री, जॉबिंग मतलब क्या? जो जॉब करती है। अ जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 200 पीसेस ऑफ अ कंपोनेंट पर मंथ। अरे ये तो डिट्टो सेम क्वेश्चन है, 8 नंबर की तरह, ठीक है? फॉर इंश्यूइंग 6 मंथ। अब कॉस्टिंग में बस ये देखना, थोड़ी सी ढंग की ना इंग्लिश की जरूरत होती है। ये जॉबिंग, ये एंश्यूइंग, ये वर्ड्स का मतलब समझने नहीं आता। एंश्यूइंग का मतलब होता है फॉर द कंसिक्वेंट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स। Every month, a batch order is opened against which material and labor costs are booked at actuals. Overheads are levied per rate labor hour. अब आप देखो मॉड्यूल कैसे बनता है, सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में, और वैसा ही डिट्टो क्वेश्चन दे दिया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। आप समझ गए? द सेलिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्टेड इज ₹8 पर पीस, वहां पे 15 था, यहां पर 8 रुपए है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड द ओवरऑल पोजीशन फॉर 1200 पीसेस। अब ये 1200 पीसेस कैसे आया? 200 पीसेस हर मंथ सप्लाई करना है इनटू 6 महीने, तो 1200 पीसेस, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा था वही है। तो करो ना, कहो कोरोना। कोरोना गो। चलिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑफ स्क्रीन हो जाता हूं ताकि आप इसको कंप्लीटली अच्छे से देख सकें। जी लेना थोड़ी देर मेरे बिना। 10 minutes, 8:22, 8:32। क्या हाल चाल श्रुति जी, सब ठीक है? आज आपके विचार कैसे हैं? हाँ जी, ये तो मी तिकड़ था। सो बुक के अंदर एक करेक्शन है, यहां पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए। आपकी बुक में ना, हे शिंदे, हे शिंदे, काही पण बोलू न करे बाबा। आई एम सॉरी, ये एडवर्टाइजमेंट का कारण थी शिंदे, 2 दिन पहले रंगे हाथ पकड़ी गई ना, इसलिए। पता नहीं ये सब मुझे ही क्यों दिखाई देता है। सब बच्चे बोलेंगे सर अब जो भी कांड करेंगे ये एरिया छोड़कर करेंगे।
लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। छोटू हो गया, कल ही हो गया था। नींद ले रहे हो अच्छे से? कितने घंटे से? 6-7 घंटे, ठीक है। बट कुछ डिफरेंस फील होता है जब कम सोते हैं ज्यादा सोते हैं? अच्छा, कम सोते हैं तो एक्टिव फील करते हैं, अच्छा, और ज्यादा सोते हैं तो नींद आती है, अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, डन, या कुछ और समय चाहिए? 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 मिनट। चैप्टर नंबर 12 के फर्स्ट और सेकेंड नंबर बाकी है, वो भी हम ही करते हैं। अच्छा, तो वो भी हम ही करते हैं। वैसे हो गया काम, मुझे दिख रहा है। चलो भी कर लेंगे। सो 2 more minutes फॉर दोज हु हैवंट कंप्लीटेड, 2 और मिनट, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। सर हमारे यहाँ अलग है, कम सोए तो नशे में है, और ज्यादा सोए तो नशे में था। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ पे भी एक है नशे में। वो खुद ही समझ गया है कौन, वो पीछे से हाथ कर रहा है। Are you guys understanding now कि लोग दोनों ग्रुप एक साथ देने के लिए क्यों कहते हैं? बिकॉज ग्रुप 2 जो थोड़ा लाइट होता है और थोड़ा स्कोरिंग होता है, वो ग्रुप 1 के साथ कंपेंसेट कर जाता है। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी के टैक्सेशन थोड़ा धोखा दे जाए, या एडवांस अकाउंटिंग फॉर दैट से थोड़ा धोखा दे जाए, तो वहां कॉस्टिंग और एफएम आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, है ना। चलिए चेक करें, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 चेक कीजिएगा आप सभी के सॉल्यूशंस। कॉस्ट पर यूनिट की फिगर चेक कीजिएगा, चेक योर आंसर्स ऑल ऑफ यू। कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट पर यूनिट फॉर द 6 months, 6.52 एंड 1.48, चेक करिए। 6.52 1.48, February 7.26 and 0.74, March 6.83 and 1.17, April is 7.73 and 0.27, May the cost per unit is 8.15 and there is loss per unit of 0.15, May June 7.64 and 0.36. Check all of you. किस किस का सही आया सारे आंसर्स? वेरी गुड। कहां गलत हो गया मैम? हाँ, डायरेक्ट लेबर आर्ट्स को ले लिया था। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वेरी गुड ऑल द स्टूडेंट्स, अमेजिंग। जिसका नहीं आया फटाक से एटलीस्ट रेड पेन हाथ में रखिए, रेक्टिफाई कीजिए। प्रिंसिपल सिंपल है, आपके रजिस्टर्स इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए, रजिस्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। सिमरन सही आया? मैम सही आया? बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन था। इंडेक्स में जब पोस्ट करोगे तो लिख देना सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को टिक मार्क करना, एक क्वेश्चन को स्टार मार्क रखिएगा। सर कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर आवर्स क्यों नहीं ऐड हुए? बेटा डायरेक्ट लेबर आवर घंटा है ना, मतलब घंटे हैं, तो वो कॉस्ट में कैसे ऐड होगा? कॉस्ट में तो लेबर कॉस्ट ऐड होगी ना, आवर्स थोड़ी ऐड होगी।
प्रॉफिट पर यूनिट का रो क्यों बना है? रो नहीं बना है तो कैसे निकालें? नहीं, वैसे नहीं करना है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस फॉर ईच बैच। मतलब हर बैच में, मतलब हर महीने के दो आंसर्स हैं, कॉस्ट पर पीस एंड प्रॉफिट पर पीस। ये क्लियर हो गया। उसके बाद ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1200 पीसेस। जब आप वर्ड ओवरऑल यूज करते हो उसका मतलब होता है टोटल, टोटल पोजीशन ऑफ 1200 पीसेस। वो आंसर आप जैसे पिछले क्वेश्चन में था एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में अलग से निकाल सकते हैं। चेक कीजिएगा, इज इट 792? सर एक बार ओवरहेड वाला पॉइंट समझा दीजिए। बिल्कुल सर, ये लीजिए ओवरहेड के लिए क्या कहा है पढ़िएगा। ओवरहेड्स आर लेविड एट द रेट पर लेबर आर। तो आप यहां पर देखिए, आपको निकालना है ओवरहेड रिकवरी रेट। ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालते हैं? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आर। तो जनवरी मंथ के ओवरहेड है 12,000 डिवाइडेड बाय 4,800। यहां पर रेट आएगा 2.5। सभी जगह चेक कीजिएगा, सही है। फरवरी में 10560 मल्टीप्लाइड बाय 10560 डिवाइडेड बाय 4400, इज इट कमिंग 2.4? 12,000 divided by 5,000, is it coming again 2.4? 10580 divided by 4,600, is it coming 2.3? 13,000 divided by 5,000, it is equal to 2.6, and 12,000 divided by 4,800, is it coming to 2.5? Check all of you. Now this is your overhead recovery rate. अब आपको क्या करना पड़ेगा? उस महीने का एक्चुअल ओवरहेड फाइंड आउट करना होगा। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? आपको रिस्पेक्टिव मंथ्स के लेबर आवर्स पता है और आपको ओवरहेड रिकवरी रेट पता है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जनवरी मंथ्स में 240 लेबर आवर्स लगे हैं और ओवरहेड रिकवरी रेट है 2.5, तो जनवरी मंथ का ओवरहेड कॉस्ट कितना होगा? 600 रुपीज। चेक कीजिएगा यहां पर मैच हो रहा है क्या? ये देखिए 600 रुपीज। समझ में आया आपको? स्क्रीन फ्रीज हो गई है। जनवरी मंथ का ओवरहेड 600 रुपीज। सर टोटल कॉस्ट इन 1200 यूनिट्स में एवरेज देंगे क्या कॉस्ट पर यूनिट में? यस, हम लोग एवरेज कॉस्ट कंसीडर करेंगे क्योंकि हर महीने कॉस्ट फ्लक्चुएट होती जा रही है, तो हम लोग एवरेज कॉस्ट कंसीडर करेंगे, विच इज कमिंग टू 7.34। फाइनल आंसर है 792। ये देखिए, क्लियर हो गया? समझ में? ये नहीं आ रहा था श्रुति, आपको आ गया था? चल बहुत अच्छी बात। चैतन्य ऑल ओके, ऑल वेल? हर्ष भाई सब ठीक है? मैं पूछने वाला था हर्ष का, आज वहां देखा। ऑल ओके सर, सब ठीक है पक्का? किसी को कोई प्रॉब्लम? विराट आंसर आया पक्का? कैसा लग रहा है कंटिन्यूस इतने दिनों से क्लास में आ रहे हो? कैसा महसूस कर रहे हो? यू नो आई टेल यू, आई थिंक मैंने आपकी मम्मी से भी कहा था, यू हैव वेरी गुड ब्रेन। एंड ये मुझे पता है, स्पेशली कॉस्टिंग में पता चलता है। देखो एडवांस्ड अकाउंट्स क्या है ना, ऑनेस्टली मैं बताऊं, वो एक मोनोटोनस सब्जेक्ट है। मोनोटोनस सब्जेक्ट है मतलब उसमें दिमाग थोड़ा कम चलता है, कॉस्टिंग में दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। जो रट्टू पोपट बच्चे होते हैं ना, रटने वाले, उनकी तो कॉस्टिंग में विकेट गिर जाती है, क्योंकि ये कॉमन सेंस का गेम है। तो आपका जो माइंड है ना, एप्लीकेशन वाला बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज है, भगवान जब कुछ अच्छी चीज देता है तो साथ में एक चैलेंज देता है, और आपके साथ कुछ चैलेंजेस हैं, समझ में आया? लेकिन आप सोचो अगर हम उसको ओवरकम कर ले तो हमारा रिजल्ट या आउटपुट कितना अमेजिंग हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए अच्छी बात है। हाँ जी, क्यों नहीं आ रहा है सर? ये देखो ना सर, हाँ तो आप एवरेज लेना, मतलब आप इसका एवरेज मत लो ना सर, इसका एवरेज थोड़ी ले सकते हो। आपको टोटल कॉस्ट लेनी है। जो टोटल कॉस्ट आई है 6 महीनों की, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, 6 महीनों के टोटल यूनिट्स, मतलब 9025 डिवाइडेड बाय 1230, आपको 7.337 मिलेगा, मतलब 7.4। क्लियर? चले आगे।
अच्छा, कॉस्टिंग एफएम में एक डिफरेंस देखा है। एफएम के अंदर आई थिंक अभी चालू नहीं हुआ होगा, बट आप अप टू 4 डेसिमल्स जाते हैं, है ना? क्यों जाता है? ताकि आपको ज्यादा स्पेसिफिक आंसर मिले। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट आप एफएम में पढ़ेंगे, उसका नाम है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हो गया? हो गया? चलो आप बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ IRR? हाँ, नहीं नहीं, तो फुल फॉर्म है राजा, मतलब बताएगी दीदी। IRR का मतलब क्या होता है? मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं आता IRR, आप मुझे IRR समझाओ। कौन समझा सकता है IRR एकदम प्लेन शुद्ध भाषा में, जो किसी भी अज्ञानी इंसान को समझ में आए? IRR का, अज्ञानी मतलब एकदम भी पढ़ा लिखा नहीं, मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा। हाँ सर। ऐसा प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों। बहुत सही आंसर यार, अमेजिंग मैन। आपका एफएम तो बढ़िया चल रहा है। इसको मैं एक सेंटेंस में पुटअप करूं चैतन्य, IRR इज अ पॉइंट वेयर NPV इज जीरो। IRR, internal rate of return, is that point at which your net present value is zero। अब चैतन्य ने क्या किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू को इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू होती है? जहां पर आपका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वेट होता है, जीरो होता है। मतलब ये ऐसा पॉइंट होता है जो एक तरीके से मेरा ब्रेक इवन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो। IRR मुझे पता नहीं होता है। बहुत अच्छा, मतलब आई एम रियली वेरी हैप्पी मैन, रियली, मतलब मैं उड़ा नहीं रहा हूं, आपकी तारीफ कर रहा हूं जेन्युइनली। बहुत उसने जो अच्छा एक्सप्लेन किया कि IRR का रेट नहीं दिया होता है, यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड IRR निकालना पड़ता है। तो हम अलग अलग एनपीवीज लेते हैं, अलग अलग डिस्काउंटिंग फैक्टर्स लेते हैं। एक ऐसा रेट लेते हैं जहां पर एनपीवी पॉजिटिव आए, फिर एक ऐसा फैक्टर लेते हैं जहां पर एनपीवी नेगेटिव आए, फिर उसका फॉर्मूला लगाते हैं IRR का ना, स्टार्ट रेट माइनस एंड रेट, ये सब फॉर्मूला लगाकर IRR हम कैलकुलेट करते हैं। दैट्स अमेजिंग। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है। आप सोचिए, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं। हाउ डू दे एक्चुअली कैलकुलेट? दे नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट एनपीवी एंड IRR, क्योंकि जब तक IRR फाइंड आउट नहीं करोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार मेरा बिजनेस में जो पैसा लग रहा है वो पैसे की कॉस्ट क्या है, मुझे कितना रिकवर करना चाहिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए। ये टर्म्स है फाइनेंस के, ये समझ में आया तो मजा आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। इंडेक्स में जाएंगे, फटाक से पोस्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हमारा यहां पर खत्म हो जाता है। इंडेक्स में जाएंगे, पोस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 दोनों बिल्कुल सेम है। एक को स्टार मार्क करें, एक को टिक मार्क कर दीजिएगा। इंडेक्स पूरा कंप्लीट है कि नहीं सभी का चेक करिएगा। चैप्टर नंबर 8 के इंडेक्स में 12 क्वेश्चंस होने चाहिए। यू मस्ट हैव 12 क्वेश्चंस इन चैप्टर नंबर 8 इंडेक्स। अभी भी मौका मिल रहा है, इंडेक्स इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 के इंडेक्स में 12 क्वेश्चंस होने चाहिए, चेक कीजिएगा सभी जने। चैप्टर 6 का इंडेक्स कंप्लीट है। चैप्टर 6 के बाद चैप्टर नंबर 8 का इंडेक्स कंप्लीट है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 में 2 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, सभी जने चेक करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने चेक नहीं किया, अभी हम करेंगे। इंडेक्स में पोस्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सभी जने चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन था और उसको आपको 4th नंबर कॉलम तक स्टार मार्क करके रखना है। मतलब एवरी सिंगल टाइम यू रिवाइज दिस टॉपिक, यू मस्ट रिवाइज क्वेश्चन नंबर 4। याद आ रहा है आपको, वेटेड एवरेज मेथड से मटेरियल का कैलकुलेशन हमने किया था।
हाँ जी। हाँ, वो क्या बोल रही महिला? Question number 4 was the best question, especially with regards to the material cost. So it should be star mark till column number 4. अगर किसी का अधूरा है, इंडेक्स में पोस्ट करो, पेज नंबर लिखो रजिस्टर का, जहां पे उसको बाद में सॉल्व करोगे। उसके लिए कितने पेजेस छोड़ने हैं, आसपास में जो बैठा है उनसे पूछ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कितने पेजेस छोड़ने हैं। अच्छी खासी वर्किंग नोट्स बन रही है वहां पे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए आगे। नहीं नहीं बेटा, अभी हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 लेट्स डिस्कस। किया हुआ है, हो गया ना? डिस्कस करना बाकी है, डिस्कस करना बाकी, कर लेते हैं उसको कंप्लीट। कम ऑन। अ शॉप फ्लोर सुपरवाइजर, अगेन टेक्निकल वर्ड है। शॉप फ्लोर का मतलब होता है प्रोडक्शन फ्लोर, लिख लेना वहां पे। शॉप फ्लोर का मतलब होता है प्रोडक्शन फ्लोर। आपने किया है बेटा श्रेय आर्या, चेक करना बाकी है, मैं चेक कर रहा हूं। अ शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 303। आपकी जानकारी के लिए आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका असली नाम रिवील नहीं किया जाता है, नहीं तो लोग उसकी इमेजेस, उसके स्पेसिफिकेशंस मार्केट में लीक कर देंगे। जैसे कि अभी आईफोन 16 अगर बन रहा होगा, सितंबर में, हर साल सितंबर में आईफोन लॉन्च होता है, तो आईफोन 16 बन के तैयार है। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, हो सकता है एप्पल की फैक्ट्री में आईफोन 17 का रिसर्च चल रहा हो, उसका डेवलपमेंट चल रहा हो। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कॉन्स्टेंटली नए मॉडल पे काम करती है, लेकिन आपने देखा है वो कार्स पूरी एक जेब्रा कलर के प्लास्टिक में कवर्ड होती है और फिर रोड्स पे ट्रायल के लिए निकलती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो नहीं चाहते कि लॉन्च इवेंट से पहले वो प्रोडक्ट का नाम पब्लिक हो जाए, इसीलिए वो हर एक प्रोडक्ट को एक कोडेड नेम देते हैं। आईफोन 16 17 का भी प्रोडक्शन फ्लोर पे नाम आईफोन 16 17 नहीं होता है, कोई कोडेड नेम होता है। समझ में आए? हर कार का कोडेड नेम होता है और लॉजिक बहुत सिंपल है। एम्प्लॉइज भी कोई उसकी फोटोज लीक कर सकता है। अब आप, एक बहुत अच्छी मूवी थी, मैंने आप क्या, हाँ, चेंज कर रहा था। आप अभी एक मूवी देखिएगा, आपने, मैंने कहा था कॉर्पोरेट नाम की एक मूवी है ना? मैंने आपसे ग्रुप 1 में कहा था कॉर्पोरेट नाम की मूवी है, मस्ट वॉच मूवी, इट्स अ वेरी वंडरफुल मूवी। इट इज बेस्ड ऑन द राइवलरी ऑफ कोको कोला एंड पेप्सी। अब उस मूवी में ये होता है कि एक कंपनी जो है मिंट बेस्ड कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करने वाली होती है। अब देखो, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो अच्छा चलेगा, तो दूसरी कंपनी क्या करती है, पहली कंपनी के प्लान्स को चुरा लेती है और उससे पहले मार्केट में मिंट बेस्ड कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर देती है। मिंट बेस्ड समझ गए, मतलब जो ब्लू कलर की होती है, वो मार्केट में लॉन्च कर देती है। भाई देखो, जो नया बनाएगा और जो जल्दी बनाएगा उसको मार्केट में अच्छा सेल मिलेगा। और इसका क्लासिक एग्जांपल है किया सेल्टोस एंड एमजी हेक्टर, बिकॉज ये दोनों कार्स इंडिया में आई थी अगस्त 2018 में। उसके पहले इंडिया में एसयूवी का इतना बड़ा मार्केट ही नहीं था, लेकिन ये कार्स आने के बाद एसयूवी का मार्केट इतना बड़ा हो गया कि नाउ पीपल प्रेफर टू हैव एन एसयूवी, बिकॉज लॉन्ग ड्राइव्स पे कंफर्टेबल होती है, बूट स्पेस ज्यादा होता है, ऑफ रोडिंग कर सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे कोडेड नेम दिया है जॉब 303 टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। तो आपको डेटा क्या दिया है? मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट वेजेस है, चार्जेबल एक्सपेंसेस है और टोटल कॉस्ट है 120 रुपीज। उसमें
₹40 का प्रॉफिट ऐड किया है। ₹40 कैसे निकाला है? 1/3 ऑफ द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इज 160। नाउ द एनालिसिस ऑफ P&L फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज गिवन टू यू। सेल्स दिया है, मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस अगर आप देखेंगे 3 डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिपार्टमेंट। जैसे कि अगर कोई टी शर्ट या शर्ट बनता है तो आपको क्या लगता है उसके प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल क्या होता होगा? बटन, थ्रेड। सबसे पहली चीज रॉ मटेरियल बेसिक क्या है? थ्रेड। ये थ्रेड से बनता है यान। यान का मतलब होता है कपड़े का थान, है ना। अब कुछ शर्ट कंपनीज ऐसी होती है जो थ्रेड भी खुद बनाती है और कुछ ऐसी होती है जो बना बनाया कपड़ा खरीद के सिर्फ स्टिचिंग करती है। फिर ये थ्रेड से बना यान, कैन आई से थ्रेड इज वन डिपार्टमेंट। अच्छा, थ्रेड किससे बनता है? कॉटन से बनता है, तो वो भी तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐड हो सकती है कि कॉटन से बनता है थ्रेड। कॉटन किससे बनता है? हाई नो, कॉटन बनता है कापूस से। कापूस, रॉ कॉटन जो पेड़ पे उगता है वो कापूस होता है, रॉ कॉटन। उस रॉ कॉटन में कॉटन सीड्स होते हैं जिसको कहते हैं सरकी, है ना। तो अब एक फैक्ट्री होती है जिसको कहते हैं जिनिंग फैक्ट्री। जिनिंग फैक्ट्री में ये जो कापूस के फूल होते हैं इसको तोड़ के वहां पर लाया जाता है। ये कापूस के जो फूल होते हैं इसमें ऐसे ऐसे 2 चीजें होती है, एक तो होता है कॉटन और दूसरा होता है कॉटन सीड। ये जिनिंग फैक्ट्री में इसको अलग किया जाता है, मशीन इसको अलग करती है। कॉटन अलग होता है, कॉटन सीड अलग होता है। ये जो कॉटन अलग होता है इसको प्रेस किया जाता है क्योंकि ये तो बहुत लाइट होता है, बहुत जगह रोकता है। इसको प्रेसिंग मशीन से प्रेस करके उसकी गठड़ी बनाई जाती है, उसकी शीट्स बनाई जाती है और वो सप्लाई किया जाता है उन कंपनीज को जो इसका धागा बनाते हैं। फिर इस कॉटन से बनता है धागा। अब धागा जो होता है वो डिटरमाइन करता है कपड़े की क्वालिटी। अब अगर धागा पतला बनेगा तो कपड़ा नाजुक रहेगा, मोटा बनेगा तो कपड़ा मजबूत बनेगा। आपने देखा होगा काफी कपड़ों पे लिखा होता है 100% कॉटन, कुछ कपड़ों पे लिखा होता है 70% कॉटन। ये इसका मतलब क्या होता होगा एग्जैक्टली? तो जब धागे से कपड़ा बनाते हैं तो कुछ कपड़ों के अंदर, जैसे रिंकल फ्री अगर क्लोथ्स बनाने हैं तो कॉटन तो रिंकल फ्री हो ही नहीं सकता है, तो वो क्या करते हैं उसमें दूसरा नायलॉन का कपड़ा या स्वेट एब्जॉर्बिंग क्लॉथ को ऐड करते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर वो कपड़ा बन गया। कपड़े की होती है कटिंग। शर्ट्स बनानी है, टी शर्ट बनानी है, क्या होती है? कटिंग। आपकी जानकारी के लिए एकाग्रता के जितने टी शर्ट्स बने हैं आप लोग जो पहन रहे हैं, ये टी शर्ट्स बने बनाए और फिर प्रिंटिंग नहीं होती है। ये टी शर्ट्स की स्टिचिंग, कटिंग, प्रिंटिंग ये सब बैंगलोर से होके आई है। ये सारे टी शर्ट्स बैंगलोर की कंपनी के। तो ये टी शर्ट्स बनाने वाली कंपनी जो है ये इसीलिए अच्छी कंपनी है क्योंकि ये थ्रेड टू टी शर्ट खुद बना के बेचती है, राइट फ्रॉम थ्रेड टिल टी शर्ट। तो कटिंग हो गई, कटिंग के बाद स्टिचिंग, कटिंग हुई, स्टिचिंग हुई, फिर बाद में उसकी फिनिशिंग होती है। जैसे बटन्स लगते हैं, कहीं कुछ और चीज लगानी, जिप लगानी है वो लगती है, उसकी आयरनिंग होती है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है। ये सब क्या हो गए? अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। आपके पास यहां पर 3 डिपार्टमेंट्स है, एक्स, वाई एंड जी। और ओवरहेड्स भी 3 अलग अलग। देखो जितने डिपार्टमेंट्स है उतने ओवरहेड्स होंगे, तो 3 डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स है। वर्क्स कॉस्ट दी है, वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस है। इट इज नोटेड दैट एवरेज आर्ली रेट फॉर डिपार्टमेंट एक्स, वाई, जी आर सिमिलर. You are required to prepare the job cost sheet, calculate the entire revised cost using current financial year, actual financial year as basis, and add 20% to the total cost to determine the selling price. दोस्तों यहां पर मैं आपको आज एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूं और वो कंसेप्ट का नाम है सिंगल और ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट। तो आप आएंगे अपने रजिस्टर में और जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो बनाएंगे या लिखेंगे। बहुत बढ़िया। ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट तो परिवार के 3 सदस्य एक ही ब्लैंकेट में है, उसको कहते हैं सिंगल या ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट। और तीनों के 3 अलग अलग ब्लैंकेट्स हैं। डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 के पास अगर जगह है तो सबसे बेस्ट है।
इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, सेल्फ एनालिसिस में मत लिखिए। हाँ सर, ये पूरा लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पास। उसके बाद में ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये सेल्फ एनालिसिस पेज पे भी जाएगा। मेरी थैंक यू मैम। शिंदे जी बहुत शर्मा रहे हैं आज। मैं तो ये सोच रहा हूं जामुन कभी सीए बन गया तो इसने अपना ऑफिस खोला और क्लाइंट इसके पास आएंगे तो भाई साहब ये तो कैसे ही बात करेगा क्लाइंट से। अरे छोड़ो ना चाचा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते तुम। अरे छोड़ो यार, ये लो जामुन शॉट। भाई तुम लोग जब सीए बन जाओगे ना, ऑफिस ऑफिस डालोगे तो मुझे बुलाना इनॉग्रेशन के लिए। हाँ, अच्छा शादी में तो जरूर बुलाना। सर आप ही के वजह से तो शादी होगी। हाँ जी सर, टोटल ओवरहेड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आर ऑब्लिक डायरेक्ट वेजेस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। हाँ बिल्कुल सर, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है सर, आपका ऑफिस है, आप कभी भी आ सकते हैं सर। हाँ जी सर, बच्चे को साइड में सुलाने। जज्बाती हो गया अंश। Oh my god. ये भाई सुनना, ऐसे एग्जाम्पल्स मत दिया कर यार, सब लोग जज्बाती हो जाएंगे भाई। Total overheads of all department divided by total direct labor are oblique direct wages of all departments. हो गया सभी का? हाँ जी, चलिए कंसेप्ट को समझते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सिंगल और ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट वर्सेस डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट। अब यहां पर आपके पास तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स, वाई और जी, और तीनों डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअली आपको ओवरहेड्स पता है। अब आप यहां पे दो चीजें कर सकते हैं, या तो तीनों डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स कैलकुलेट करके एक सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल सकते हैं,
वो कैसे निकालेंगे? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स या टोटल वेजेस, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इंडिविजुअली डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स भी अवेलेबल है और लेबर आवर्स भी अवेलेबल है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो सिंगल रेट निकालना सही नहीं रहेगा। इट विल गिव यू एन अप्रोक्सीमेट आंसर, बट इफ यू कैलकुलेट डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट, इट विल गिव यू मच एक्यूरेट आंसर। सो सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट, इसको ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट क्यों कहता है, इसीलिए ये फोटोग्राफ मैंने बनाया है, जहां पर अलग अलग ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं और ये तीनों डिपार्टमेंट्स एक ही ब्लैंकेट में हैं। वाह, सही बात। तेरे तो मुस्कुराहट से ही बहुत काम हो जाते हैं बेटा, तेरे को बोलने की कहां जरूरत। उसके बाद डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट, तीनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग रिकवरी रेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, फोकस कीजिएगा। नाउ कम ओवर हियर एंड राइट डाउन ब्लैंकेट ऑब्लिक सिंगल overhead recovery rate. It is equal to, okay, all of you please concentrate. What are the total overheads? Check कीजिएगा, what are the total overheads as per P&L account? 16,000. total overheads है 16,000 और total wages कितने हैं? 30,000. तो total overheads है 16,000 divided by टोटल वेजेस है 30, या आर्स दिए हैं क्या, लेबर आर्स वगैरह कुछ दिए हैं हमें? $30,000 इंटू 100, 16,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, ये आता है 53.33%। हो गया बेटा, आ जाओ वापस। क्या सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट का मतलब क्या होता है? तीनों डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल रेट्स नहीं निकालना, हम टोटल ओवरहेड्स को टोटल डायरेक्ट वेजेस से या टोटल आर से डिवाइड करते हैं और हमें ओवरहेड रिकवरी रेट मिलता है। लेकिन ये प्रोविजन क्या है? अगर आपके पास इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज डेटा है तो बेटर है वैसे कैलकुलेट करें। मैं आपको एक ऐसा सिमिलर कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है, रिकॉल करवाता हूं। सीए फाउंडेशन में एक टॉपिक था अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। डू यू रिमेंबर? इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आईसीआर मॉड्यूल में क्वेश्चन था जहां पर 5 टाइप की इन्वेंट्रीज दी थी, ए बी सी डी ई। उसकी पांचों की कॉस्ट प्राइस अलग थी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू अलग था, और हमने देखा था कि हम टोटल बेसिस पर वैल्यूएशन नहीं करते, वी डू आइटमाइज्ड वैल्यूएशन। तो इन्वेंट्री आइटम ए जो है उसकी कॉस्ट और एनआरवी में से जो कम है उसको कंसीडर करेंगे, बी की कॉस्ट और एनआरवी में से जो कम है उसको कंसीडर। वी आर नॉट गोइंग टू टेक डिसीजन ऑन द टोटल बेसिस, वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन ऑन इंडिविजुअल बेसिस। रीजन इज वेरी सिंपल, इट विल गिव यू मच स्पेसिफिक आंसर। यहां पर आपको आपके सुपरवाइजर ने जो कॉस्ट शीट बनाकर दी है उसमें अगर आप देखेंगे चार्जेबल एक्सपेंसेस या ओवरहेड जो उसने चार्ज किया है उसने एक सिंगल रेट से चार्ज किया, जबकि यहां पर चार्ज कैसे होना चाहिए? डिपार्टमेंटल। सर क्यों डिपार्टमेंटल? आप देखेंगे डिपार्टमेंट एक्स के वेजेस भी है और डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड्स भी है। तो दोस्तों अगर मैं सिर्फ डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड रिकवरी रेट को निकालता हूं तो कैसे आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय वेजेस। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100। तो कहना इसे कि डिपार्टमेंट एक्स में ओवरहेड रिकवरी रेट है 50%, मतलब जितने वेजेस लगेंगे डिपार्टमेंट एक्स के उसका 50% आपको क्या लगेगा? ओवरहेड लगेगा। डिपार्टमेंट वाई के ओवरहेड रिकवरी रेट क्या है? दैट इज इक्वल टू ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट वाई 9,000 divided by total wages 12,000 into 100. 9,000 divided by 12,000 into 100, that comes to 75%.
और फिर डिपार्टमेंट जी, इट इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 8000 इंटू 100, इट कम्स टू 25%। ये क्लियर हुआ? अब देखना इसका आंसर क्या है। आपको रिवाइज्ड कॉस्ट शीट बनानी है, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। रिवाइज्ड कॉस्ट शीट में क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा 70 रुपए। चेक करिएगा सभी जने, जिसने किया है अच्छी बात, नहीं किया है अभी समझ लीजिए। उसके बाद में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कैलकुलेशंस होंगे, है ना। डिपार्टमेंट एक्स में कितना होगा चेक करिएगा, वेज रेट दिया है 2.5 पर आवर, डिपार्टमेंट एक्स में कितने आवर्स लगे हैं 8 आवर्स, तो 8 इंटू 2.5 होता है 20 रुपीज। डिपार्टमेंट वाई में 6 इंटू 2.5 होता है 15 रुपीज, और डिपार्टमेंट जी में 4 इंटू 2.5 होता है 10 रुपीज। तो टोटल 20, 30, 40, 45। ये भी क्लियर है? अब जहां पर आपके सुपरवाइजर ने गलती की है, उसने क्या गलती की है, ओवरहेड्स चार्ज कर दिया है सिंगल रेट से, जबकि सिंगल रेट यूज नहीं करना है, हमें करना है डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट एक्स का। नीचे देखो कैलकुलेट किया है, डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड रिकवरी रेट क्या है 50%। किसका 50%? किसका 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। तो डिपार्टमेंट एक्स के वेजेस है 20 रुपए, उसका 50% होता है 10 रुपए। समझ में आया? डिपार्टमेंट वाई 15 रुपए के वेजेस हैं, 15 रुपीज का 75%, 11.25। और डिपार्टमेंट जी में 10 रुपीज के वेजेस हैं, उसका 25%, 2.5। अब टोटल ओवरहेड्स देखिए कितना होता है 23.75। अब आप लेंगे टोटल कॉस्ट प्लस 45 प्लस 70, 138.75। आया समझ में? यहां तक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब आप डिफरेंस देखना दोस्तों, क्या हुआ, आपने ओवरहेड आपके सुपरवाइजर ने दिया कितना 5 रुपए, जबकि ओवरहेड है कितना 23.75। एक बार मॉड्यूल में मैं आपको लेकर चलता हूं। हाँ जी, ये देखिए यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं 70, 45, चार्जेबल एक्सपेंसेस 5। अच्छा, ओवरहेड्स आर सेपरेट, 70 हो गया, 45 हो गया, 5 हो गया, 23.5 रुपए चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 रुपए। तो ये कितना हो गया 143.7। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? चेक करिए यहां तक आपका आंसर सही है। सर एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है? बिल्कुल ऐसे ही करना है, ओवरहेड रिकवरी रेट्स निकालना है तीनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग। कंसेप्ट समझ में आया? इस पे एक और क्वेश्चन है आपकी पूरी बुक में, एक क्वेश्चन आएगा जहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको एक कॉस्ट शीट दी गई है और आपसे नीचे क्वेश्चन पूछा है, डू यू एग्री विद दिस कॉस्ट शीट, इफ नॉट प्रिपेयर द रिवाइज्ड कॉस्ट शीट। और वहां मिस्टेक यही की गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाद में चेक कर लेना, चैप्टर नंबर 4 में शायद वो क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट दिया गया है और ब्लैंकेट रेट से कैलकुलेट किया, जबकि कंसेप्ट क्या है, ब्लैंकेट रेट से नहीं लेना है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 143.75। अब आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस पे। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 20,000। सेलिंग एक्सपेंसेस को अपोर्शन किया है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट। समझ में आ रहा है? सो सेलिंग एक्सपेंसेस का एब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया निकाल लिया हमने, 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, इट कम्स टू 14.38। यू गेट टोटल कॉस्ट। योर प्रॉफिट मार्जिन इज 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस, यहां पर दिया है। नीचे देखिए क्या दिया है, इट इज 20% टू कॉस्ट टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। आप लेंगे 20% ऑन कॉस्ट एंड देन यू गेट द सेलिंग प्राइस। क्या सर?
सेलिंग एक्सपेंसेस का इसीलिए समझ में आएगा क्योंकि अगर आप इसको एज अ कॉस्ट शीट देखते हैं तो आपके पास और कोई बेटर बेस नहीं है उसको लेने के लिए। समझ में आ रहा? जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उस डेटा के बेसिस पर आपके पास और कोई बेस नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस को आप ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर हुआ? और कोई बेस नहीं है, बेस होता था तो हम कुछ बेस अप्लाई करते थे। क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? 10% किसका निकला? मतलब वर्क्स कॉस्ट ना, तो वर्क्स कॉस्ट क्या है? उसका 10% है ना सर। ये वर्क्स कॉस्ट का 10% कैसा है? बहुत बढ़िया। ये देखो बेटा, हम यहां पर जैसे हमने ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला है वैसे ही हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस का परसेंटेज निकालेंगे टू वर्क्स कॉस्ट। इट इज इक्वल टू सेलिंग एक्सपेंसेस आर 20,000। ये देखो ऊपर क्वेश्चन में दिया है पीएनएल में 20,000 डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट गिव्स यू 10%। चेक करिएगा। सो जैसे हमने ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला वैसे ही सेलिंग एक्सपेंसेस का रिकवरी रेट है। कितना रिकवरी रेट है? इट इज 10% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। जो भी मेरी वर्क्स कॉस्ट इनकर होगी उसका 10% मुझे सेलिंग एक्सपेंसेस कंसिडर करना है। क्लियर हो गया? चलिए ओके, इंडेक्स में पोस्ट किया ये क्वेश्चन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इंडेक्स के पर्टिकुलर्स कॉलम में इस क्वेश्चन के लिए क्या लिखोगे? सिंगल ऑब्लिक ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट एंड डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट। ये कंसेप्ट वहां पर मेंशन होना चाहिए। सिंगल ऑब्लिक ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट और डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट। अगर डेटा नहीं है तो हमारे पास चॉइस नहीं है, सिंगल रेट निकालना पड़ेगा। बट अगर डेटा है तो हम लोग क्या निकालेंगे? डिपार्टमेंटल रेट निकालेंगे। तो कुछ और बेसिस होता था डेफिनेटली क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ बेटा एग्जाम में कभी आईसीआई ये नहीं करेगा कि आपको डेटा ही नहीं देगा और कहेगा कि डेटा ढूंढो। आईसीआई इज देयर टू टेस्ट योर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Now, come to question number 3. It's a very good question. Come on, all of you, let's read and do it. Almost the last question. In a factory, following the job costing method. जॉब कॉस्टिंग का मतलब समझ में आया? जॉब कॉस्टिंग किस चीज के लिए यूज होता है? जॉब्स के लिए। जॉब्स आइडेंटिकल होते हैं क्या? नॉर्मली नहीं होते हैं। जॉब्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्क्स इन प्रोग्रेस एज ऑन 30th September वाज प्रिपेयर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा। 30th September को, एज ऑन 30th September आपके 3 जॉब्स WIP है। ये आपको डेटा दिया गया है किस चीज का? जॉब्स WIP। व्हाट इज WIP? वर्क इन प्रोग्रेस। तो बेसिकली आपने सितंबर महीने में ये 3 जॉब्स चालू किए थे। आप कुछ भी समझ सकते हैं, इसको एक इंटीरियर डेकोरेटर का जॉब बिजनेस समझ सकते हैं। वो 3 अलग अलग फ्लैट्स पे काम कर रहा है। फ्लैट नंबर 115, फ्लैट नंबर 118 एंड फ्लैट नंबर 120। इज इट क्लियर? जॉब की जगह फ्लैट वर्ड यूज कीजिए, समझने में आसानी होगी। तो सितंबर में इन तीनों फ्लैट्स का इंटीरियर डेकोरेशन का काम चालू किया था। अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसीलिए इसको WIP कहते हैं। अगर पूरा होता था तो WIP होता था क्या? नहीं होता था, है ना। अब इन तीनों जॉब्स पे कितना काम, कितना कॉस्ट लग चुका है? तो तीनों पे इतनी इतनी मटेरियल कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है। तीनों पे इतने लेबर आवर्स लग चुके हैं और इतनी लेबर कॉस्ट लग गई है। मतलब लेबर आवर्स भी दिए हैं और लेबर
कॉस्ट भी दी है, वेजेस भी दिए है, और तीनों भी फैक्ट्री ओवरहेड्स यहां पर आपको दिए गए। ये सब क्या है बेटा जी? एक्चुअल्स है जो अभी तक लग चुके हैं। समझ में आया? प्रोजेक्ट चल रहा है, 3 फ्लैट्स पे काम चल रहा है, अभी तक फ्लैट्स कंप्लीट नहीं हुए, अभी तक मतलब इन द मंथ ऑफ सितंबर। एक बात बताओ, जो सितंबर में नहीं हुआ वो अक्टूबर में हो जाएगा, है ना? हो सकता है जो सितंबर का WIP है उस पे अक्टूबर में काम होगा ना, ठीक है। अब देखिए अक्टूबर में आपने अलग अलग जॉब के लिए मटेरियल इशू किया है। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है MRN, जिसका फुल फॉर्म होता है मटीरियल रिक्विजिशन नोट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटीरियल रिक्विजिशन नोट? चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स आप देखेंगे, आप समझेंगे। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे बहुत डिसिप्लिन तरीके से देखिएगा, है ना? यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन एज इफ योर क्लासेस आर गोइंग ऑन। चैप्टर नंबर 2 में एक चीज मैं आपको सिखाई है, दैट अ कंपनी शुड बी ड्रिवन बाय प्रोसेसेस नॉट बाय पीपल। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? आई रिपीट, द कंपनी शुड बी ड्रिवन बाय प्रोसेसेस नॉट बाय पीपल। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप फाइंड आउट किया था। अब पीपल आर मॉर्टल, इंसान जो है वो मर सकता है, पर टाटा ग्रुप तो नहीं मरा। फिर जमशेदजी टाटा के बाद रतनजी टाटा आए, रतनजी टाटा अब रिटायर हो गए, वो नहीं है। फिर साइरस मिस्त्री आए, फिर वो चले गए, फिर दूसरा कोई आया। टाटा ग्रुप तो चल रहा है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब पढ़ा आपने कंपनीज एक्ट में, that people may come and go, but the company should remain forever. Similarly, I am making another statement: the company and an organization should be driven by processes, not by people. तो अब ये स्टेटमेंट को मैंने इलैबोरेट किया चैप्टर नंबर 2 में, जहां पर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल मांगने जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट के पास पूरा मटेरियल होता है। अब वो जाकर क्या ओरली मांगेगा, और भाई कैसे चल रहा है ये मटेरियल सप्लाई कर। रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट वाला ही इज लायबल टू मेंटेन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। उसको मैनेजमेंट को दिखाना पड़ेगा कि भैया मैंने मटेरियल इशू किया है तो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किया है क्योंकि उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। तो एक डॉक्यूमेंट इशू होता है, this document is issued by production department to stores department requesting for material. That document is known as MRN, material requisition note। समझ में आया? इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि आप कौन सा मटेरियल चाहते हैं, कितना क्वांटिटी चाहते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन है, कब तक चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट पे ये यूज होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की असेंबली लाइन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक कार लगी है जिस कार की मैन्युफैक्चरिंग नेक्सॉन लगी है, नेक्सॉन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए टायर चाहिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टायर्स की रिक्वेस्ट किसको प्लेस करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट। तो उसके MRN में क्या होगा? क्या चाहिए? टायर चाहिए। किसका चाहिए? C8 का चाहिए। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टायर चाहिए, वो टायर्स कौन से फिनिश गुड पे यूज होने वाले हैं? टाटा नेक्सॉन बना रहे हैं हम। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, कब तक चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट। ऐसे थोड़ी है स्टोर डिपार्टमेंट कोई दुकान थोड़ी है, गए और थैली में लेकर आ गया, उसको भी हो। अब टायर बल्कि प्रोडक्ट है, हो सकता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में टाइम लगे। अच्छा, व्हाट इफ स्टोर डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल ना हो तो मंगवा के देगा वो। तो वो सब आप पढ़ोगे चैप्टर 2 में, फिर वो जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास, उसको आने में टाइम लगेगा। तो आपको वहां पे MRN में मेंशन करना पड़ता है कि कब तक चाहिए। ये तो MRN का डिस्कशन हो गया। अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास इतने सारे MRN हैं, समझ में आया? ये अलग अलग MRN है। ये MRN कौन से जॉब के लिए है उसका नंबर यहां पर मेंशन्ड है, और MRN की कॉस्ट यहां पर मेंशन्ड है। इसका मतलब है, क्या मुझे यहां से पता चल सकता है कि जॉब नंबर 115 के लिए मैंने अक्टूबर महीने में कोई और मटेरियल नहीं लिया है? डू यू एग्री विद माई स्टेटमेंट? चेक ऑल ऑफ यू, डिस्कनेक्ट नहीं होना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि MRN देखकर मुझे यह समझ में आ गया कि जॉब नंबर 115 पे अक्टूबर महीने में
कोई और मटेरियल नहीं लगा है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जॉब नंबर 118 के कितने एमआरएन हैं और जॉब नंबर 118 पे कितने का मटेरियल लगा होगा, तो 300 प्लस 425 प्लस 515, और जॉब नंबर 120 का एक ही एमआरएन है जिसपे 665 का मटेरियल लगा है। तो दोस्तों अब समझना, अगर मुझे किसी भी जॉब की टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालनी रही तो मैं कैसे निकालूंगा, उतना मटेरियल जो सितंबर में लग चुका है प्लस जो अक्टूबर में लगा है। डू यू एग्री? लेबर कॉस्ट निकालनी रही तो जो लेबर कॉस्ट सितंबर में लग चुकी है प्लस वो लेबर कॉस्ट जो अक्टूबर में लगी। Isn't it? नीचे देखिए, समरी ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन। अब आपके लेबर्स दो अलग अलग शॉप में हैं, शॉप ए शॉप बी। सर ये शॉप क्या है? शॉप मतलब प्रोडक्शन शॉप होता है। दो अलग अलग कैटेगरी के लेबर्स हो सकते हैं। आप यहां पर देखेंगे तो किस जॉब पे किस शॉप के लेबर ने कितने घंटे काम किया वो दिख रहा है। सर पर एक बात बताइए, ऊपर की टेबल में 115, 118 और 120 तीन जॉब्स दी है, और सर नीचे की टेबल में यहां पर 121 और 124 भी है। ये क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है बाद में नहीं समझ में आएगा तो अभी खुद के लिए लिख लेना, 121 और 124 क्या है? दे आर द न्यू जॉब्स स्टार्टेड इन अक्टूबर। भाई मेरे को एक ही जॉब थोड़ी करने का है, मल्टीपल करना है, समझ रहे हो आप? तो सितंबर के जॉब अक्टूबर में तो खत्म करना है, लेकिन अक्टूबर में भी तो नए जॉब्स चालू करना है। तो ये नए जॉब्स हैं जो मैंने अक्टूबर में चालू किए हैं, उस पे भी लेबर लगाए। नीचे आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट लेबर लगाए। इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या? ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट लेबर वेटिंग फॉर मटेरियल, मशीन ब्रेकडाउन, आइडल टाइम, ओवर टाइम प्रीमियम और ये सारी चीजें लगी है। अ शॉप क्रेडिट स्लिप वाज इशूड इन अक्टूबर। अब यहां से पढ़ना, थोड़ा टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। A shop credit slip was issued in October that material issued under material requisition note number 54 has been returned back to store as not being suitable. ये स्टेटमेंट का मतलब समझना, मैं फिर से कह रहा हूं थोड़ा सा टेक्निकल है, कुछ नहीं है। ये जो 54 नंबर का एमआरएन था जिसके लिए 300 रुपए का मटेरियल भेजा गया था जॉब नंबर 118 के लिए, ये मटेरियल लगा ही नहीं, क्योंकि ये मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर्स डिपार्टमेंट को वापस कर दिया। एक सेकेंड, फिर तो मुझे यहां पर एक क्रॉस मार्क कर देना चाहिए। सही बोल रहा हूं मैं? मतलब अब जब हम अक्टूबर का मटेरियल निकालेंगे तो ये 300 रुपए को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 54 नंबर एमआरएन में जो मटेरियल आया था वो वापस चला गया। ठीक है। अ मटेरियल ट्रांसफर नोट issued in October indicated that material issued under requisition note number 55 for 118 was directed to 124. कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास एक मटेरियल है जिसकी उसको जरूरत नहीं है, पर दूसरे डिपार्टमेंट को जरूरत है। एक तरीका पता है क्या? ये प्रोडक्शन स्टोर्स को वापस दे और स्टोर्स इस दूसरे को दे। दूसरा तरीका क्या है? वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट PD1 में डायरेक्टली ट्रांसफर मटेरियल टू PD2। व्हाट इज PD? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने दूसरे को मटेरियल भेज दिया, इसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं चाहिए? उसको कहते हैं MTN, मटेरियल ट्रांसफर नोट। समझ में आया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में जॉब 118 पे काम हो रहा था और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में जॉब 124 पे काम हो रहा था। मतलब दोस्तों स्टोर से मटेरियल निकला था जॉब 118 के लिए, एक्चुअली मटेरियल किस पे यूज हुआ है? 124 पे। तो मैं यहां पर मटेरियल रिक्विजिशन नोट नंबर 55 पे भी क्रॉस मार्क कर दूं और क्या मैं यहां पे एक ऐसा एरो बना सकता हूं 124 के लिए? You're not well? Why sleepy today? You didn't slept last night. प्यार हो गया? प्यार हो गया? तो क्यों? Reading what? Audit? रात में? भाई साहब
फिर तो आपको सुबह उठते ही बंसल जी दिखे होंगे, ऐसा लगे रहो मुन्ना भाई में जैसे गांधी जी दिखते हैं। बहुत बढ़िया। कभी मेरे को भी देख लेना, कॉस्टिंग भी। ये क्लियर हो गया सबको? मतलब देखो एक एक एमआरएन कम होता जा रहा है ना, ये एमआरएन की कॉस्ट कहां पर चली जाएगी? जॉब नंबर 124 में। ठीक है, दी आर्ली रेट इन शॉप ए पर लेबर आर इज ₹3 पर आवर। ओके, डेटा को यहीं पे लिख सकते हैं, ₹3 पर आवर, और शॉप बी में है ₹2 पर आवर। हो सकता है शॉप ए की लेबर जो है महंगी हो और शॉप बी की जो लेबर है वो सस्ती हो, इसलिए ₹3 और ₹2। ठीक है, द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर। फैक्ट्री ओवरहेड का एक रेट निकालना पड़ेगा, इट इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इट वाज इन सितंबर। ठीक है, तो सितंबर का हमको ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। जॉब 115, 118 एंड 120 आर कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मतलब जो सितंबर के 3 WIP जॉब्स थे वो कब कंप्लीट हुए हैं? अक्टूबर में। अब भैया क्वेश्चन तो बताओ, इतना डेटा दे दिया, अब क्वेश्चन तो बताओ। यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड। पहली बात, विच ऑल जॉब्स आर कंप्लीटेड? बस तीन ही है, 115, 118 एंड 120। इन तीनों की फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब उतना ही दिया यहां पे। प्राइम कॉस्ट में मटेरियल है, लेबर है, ये दोनों हो गया तो प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, और फिर मैं उसमें ओवरहेड्स ऐड कर दूंगा तो मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, you are required to ask to compute the factory cost of the completed job. It is the practice of the management to put a 10% on the factory cost to cover admin and selling overheads and invoice the job to customer on a total cost plus 20%. तो फॉर्मेट मेरे माइंड में बन रहा है, मटेरियल कॉस्ट देखना, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। चाहे तो प्राइम कॉस्ट लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। फिर मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स 10%। 10% किसका है? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट, कितना? 20%। तो आपको मिलेगा इनवॉइस प्राइस, है ना? दैट्स ऑल। व्हाट वुड बी द इनवॉइस प्राइस ऑफ 3 जॉब्स? फॉर्मेट क्या बन रहा है माइंड में? पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम्स, करेक्ट। अब जब मटेरियल कॉस्ट में निकालूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं वहां मुझे 2 रोज ऐड करना पड़ेगा, मटेरियल कॉस्ट इन सितंबर एंड मटेरियल कॉस्ट इन अक्टूबर। सिमिलरली लेबर कॉस्ट incurred in September and then in October. चलिए, come to your registers and let's do it. Question 3/AAA/12.5. अब मॉड्यूल में आप देखेंगे, मॉड्यूल में हमने जो फॉर्मेट बनाया ना उसको ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब समझते हो? रोज बन गया कॉलम, कॉलम बन गया रोज। आप देख रहे हो मॉड्यूल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट बना है, उन्होंने ट्रांसपोज कर दिया है। हम ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, हम इस तरीके से बना रहे हैं। आंसर शुड रिमेन द सेम।
ठीक है, डन ऑल ऑफ यू, क्लियर, करें शुरू, तैयार हैं सभी लोग। सबसे पहली कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में ये तीनों जो जॉब्स है, क्या ये अक्टूबर में चालू होकर अक्टूबर में खत्म हुए? नहीं, ये चालू हुए थे सितंबर में और खत्म हुए अक्टूबर में। तो कुछ कॉस्ट सितंबर में इंकर हुई है और कुछ अक्टूबर। सितंबर की कॉस्ट तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दी है, 1325, 810 एंड 765। क्लियर? अब अक्टूबर की कॉस्ट ध्यान से देखना, जॉब नंबर 115 का कोई भी एमआरएन है क्या? 115 का, 115 का कुछ नहीं है, डैश कर दीजिए। 118 में वैसे तो 3 थे, पर 3 में से 2 की कहानी हो गई तो बचा एक, और उस एक की कॉस्ट कितनी है? 515। चेक कीजिएगा, ये सबको समझ में आया ना? पक्का? और जॉब नंबर 120 का एक ही एमआरएन है बिना किसी कहानी के, 665 का। हम चाहें तो यहां पर एक मटेरियल कॉस्ट की टोटल ले सकते हैं। वन थ्री टू फाइव, चेक कीजिएगा, सही है? क्लियर? तब ये हो गया इन तीनों का टोटल मटेरियल कॉस्ट। अब जैसे टोटल मटेरियल कॉस्ट हुआ, वैसे ही हम लोग क्या लेंगे? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सितंबर की कॉस्ट हमें दी है, 800, 500, 475, 800, 500, 475। अब इसमें हमें ऐड करनी है कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबको क्लियर हो रहा है ना यहां तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? अक्टूबर की लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अगर आप क्वेश्चन का डेटा देखते हैं तो आपके पास दो अलग अलग कैटेगरी के लेबर हैं, मतलब दो अलग अलग शॉप्स है, और उसके बेसिस पर आपको लेबर आवर्स और रेट दिया गया है। बहुत ध्यान से देखना, जॉब नंबर 115 का कैलकुलेशन मैं लिख रहा हूं, प्लीज देखिएगा फिर लिखिएगा। जॉब 115 के लिए 25 आवर्स इंटू 3 रुपीज प्लस 25 आवर्स इंटू 2 रुपीज। डू यू एग्री विद मी? Have you understood this, all of you? Job 118, 90 into 3 plus 30 into 2. चेक कीजिएगा। Job 120, 75 into 3 and 10 into 2.
टोटल टोटल इसलिए किया है बिकॉज अब हम जब ओवरहेड्स निकालेंगे ना, तो नीचे क्या कहा है, ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। तो अब लेबर कॉस्ट निकालने के लिए मुझे तो टोटल ओवरहेड्स निकालने के लिए टोटल लेबर कॉस्ट लगेगी, इसीलिए कैलकुलेट किया। डन ऑल ऑफ यू? अक्टूबर बताता हूं। अब तीसरी कॉस्ट कौन सी है? ओवरहेड्स कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स कुछ ऑलरेडी लग चुके हैं सितंबर में और फिर कुछ लगेंगे अक्टूबर में। ठीक है, पहले सितंबर के एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख लेते हैं। सितंबर के ओवरहेड्स है 640, 400, 380। 640, 400, 380। हुआ सभी का यहां तक? कोई परेशानी, प्रॉब्लम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी लास्ट तक रिवाइज करना है हमने, है ना। नाउ नीचे क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। द फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर। मतलब हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा। क्या कहा है मैंने? फैक्ट्री ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट हम निकाल सकते हैं लेबर आवर से, मशीन आवर से, या फिर वेजेस से भी। अब सर यहां लेबर आवर से क्यों नहीं निकाल रहे हैं और वेजेस से क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज यहां पे दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की लेबर है और दोनों का लेबर रेट अलग अलग है। तो यहां पर ज्यादा बेटर बेस क्या होगा? टोटल वेजेस के लेबर पे कितना खर्चा लगा। तो यहां पर मैं आता हूं और निकालता हूं ओवरहेड रिकवरी रेट। फॉर्मूला लिखता हूं ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस। जॉब नंबर 115 का ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते हैं। 640 रुपए के ओवरहेड्स है डिवाइडेड बाय 800 रुपए के वेजेस है। चेक करना, इज इट कमिंग 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस? क्लियर हुआ? सेकंड का चेक करो, 400 डिवाइडेड बाय 500, ये भी आ रहा है 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 380 डिवाइडेड बाय 475, ये भी आ रहा है 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। टेक्स्ट बुक में आप आएंगे और ऊपर मार्जिन की स्पेस है ना, वहां पर आकर आप ये लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूं। Overhead recovery rate is not calculated on the basis of direct labor hour because there are two departments having different category of labor with different labor rate. सर अगर दोनों का लेबर रेट सेम होता था तो फिर तो हम डायरेक्ट वेजेस पे लो या डायरेक्ट लेबर आवर पे लो, उससे कोई फर्क पड़ता था? नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग शॉप्स हैं। शॉप ए का लेबर रेट अलग है 3 रुपीज, शॉप बी का है 2 रुपीज। इस वजह से हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर्स पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपके दिमाग में पढ़ाई करते समय सवाल बनेगी। एंड ट्रस्ट मी, उस समय आधा घंटा 1 घंटा कहां निकल जाएगा सोचने सोचने में, पता ही नहीं चलेगा। व्हाट इफ अभी से ही उसके आंसर्स लिख के रखें। तो एक बात बताइए,
जब बेसिस हमें मिल गया है तो क्या मैं यहां कह सकता हूं अक्टूबर के ओवरहेड्स विल बी 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस ऑफ अक्टूबर, है ना? जो अक्टूबर के वेजेस है उसका 80% विल बी द फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर सितंबर के क्यों नहीं? सितंबर के ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमें अब लिखना कब है? अक्टूबर के। तो 125 का 80% होता है 100 रुपए, 330 का 80% होता है 264 और 245 का 80% होता है 196। किसी को भी लगता है बाद में आप ट्यूबलाइट बन जाओगे और समझ में नहीं आएगा ये फिगर्स कहां से आई, तो बिल्कुल नीचे खुद के लिए कैलकुलेशन लिख लेना। 245 का 80%, 330 का 80%। मैं फिर से कह रहा हूं, डोंट हेजिटेट टू राइट ऑल दिस। कोई आप पे हंसेगा तो हंसने दो। आया सभी का सही? समझ में आया? अब तीनों कॉस्ट हमारे पास आ गई है, क्या हम तीनों की सिंपली टोटल लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट? अब देखो हमारा आंसर आया 2990, दिख रहा है आपको सभी को? अब देखो मॉड्यूल के अंदर ही आंसर ढूंढना पड़ेगा हमें, इनका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशन है पर मिल जाएगा। ये देखिए ये रहा 2990। अब देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन बनाया है। प्रेजेंटेशन इज नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए सेकंड, 1325 मटेरियल, 830 वेजेस, 664 ओवरहेड्स, 2819। उसके बाद 1430 प्लस 720 प्लस 576, 2726। बेटा मॉड्यूल सिर्फ इतना यूज करना है कि आंसर चेक कर लो। आप देख रहे हो, आपको खुद को नहीं लग रहा हमारा प्रेजेंटेशन काफी सॉर्टेड है एज कंपेयर टू मॉड्यूल प्रेजेंटेशन? 2819 2726 चेक कर लेते हैं, आंसर मैच हो रहा है क्या? 2819 2726। अब देखो इनके प्रेजेंटेशन का लिमिटेशन देखो, इनके पास एडमिन कॉस्ट प्रॉफिट ऐड करने की जगह ही नहीं बची। इनको उसके लिए ये देखो नीचे अलग से टेबल बनाना पड़ा। हम तो भैया जी यही चीज पहले से कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ये अपना वाला फॉर्मेट नहीं है, तीन जॉब्स जो है उसको कॉलम में डाल दिया है और बाकी सारी चीजें रोज में है। तो हम तो पहले से ही ये कर रहे हैं भाई, तुमको तो पहले ही समझाया था ये फॉर्मेट फॉलो कर लो, सुनते ही नहीं हो, कोई बात नहीं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। उसका बेसिस क्या है? 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर तो सिर्फ कैलकुलेटर्स चलाना है। इसको लेने के बाद हमें क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। फिर टोटल कॉस्ट में हमें ऐड क्या करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज क्या दिया है? 20% ऑन टोटल कॉस्ट। बहुत बढ़िया। कभी कभी लगता है ये एक्सेल पे करना होता तो कितना फास्ट हो जाता था। हाँ बस एक बार फॉर्मूला लगाओ, कॉपी पेस्ट, और फिर आपको मिलेगा यहां पर लास्ट में चलिए सो सिंपल। अब एक किसी प्रोडक्ट को, एक जॉब को लेते हैं और उसमें ऐड करते चलते हैं। 299 3289 into 0.2, this becomes 657.8
plus equals to 3946.80. All clear? 2819 into 0.1, 281.90. I am not rounding off because actually not required. Plus equal to 3100.90 into 0.2, that is equal to 620.18, plus equals to 3721.08. All clear? 2726 into 0.1 equals to 272.6 plus equals to 2998.6 into 0.2 equal to, हाँ जी सर, हाँ कर सकते हैं, बट इतने छोटे नंबर से क्यों ही करना है, एग्जैक्ट कॉस्ट निकल जाएगी। 599.72 प्लस इक्वल्स टू 3598.32। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते हो बेटा, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये रुपीज इन मिलियंस लैक्स कुछ नहीं है, यू कैन डू। आया सभी का, चेक कीजिए। अब मॉड्यूल से चेक करते हैं आंसर्स। 3946.80, ये देखिए 3946.80। सेकंड 3721.08, 3721.08 और 3598.32, 3598.32। दैट्स ऑल, चेक ऑल ऑफ। सर फिर एक चीज बताइए, ये जो यहां पर इतना पोर्शन दिया है इस क्वेश्चन में, ये पोर्शन हमारे कैलकुलेशन में क्यों नहीं आया? बिकॉज यही तो ओवरहेड्स है। इसको इंडिविजुअली लेने की जगह आपने एक ओवरहेड का बेस निकाल लिया 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आया? हाँ नोट दे सकते हैं आप, वैसे जरूरत नहीं है, बट मॉड्यूल में तो इसलिए दिया क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर सके। सपोज करो आप क्लासेस नहीं कर रहे हो, खुद से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मॉड्यूल में एक्सप्लेन किया। कभी कभी मॉड्यूल अच्छे बनाते हैं। नहीं, कुछ कुछ चैप्टर्स, ऑडिट का मॉड्यूल बहुत अच्छा है, ऑडिट का स्टडी मटेरियल अगर आप खोल के देखेंगे बहुत अच्छा है। क्या सर? लेबर आवर्स? बिकॉज आप यहां पर देखोगे ना, आपके पास दो अलग अलग शॉप्स है, शॉप ए और शॉप बी। हर जॉब जो है दोनों शॉप्स में अलग अलग उसमें काम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शॉप ए का लेबर रेट है 3 रुपए, शॉप बी का है 2 रुपए। अब मुझे समझ में नहीं आया, अगर मैं लेबर आवर्स के बेसिस पे लूं तो मैं क्या शॉप ए के लेबर आवर्स के बेसिस पे लूं या मैं शॉप बी के लेबर आवर्स पे लूं? अब आप कहोगे सर एक काम करो ना, आप टोटल आवर्स के बेसिस पे ले लो। टोटल आवर्स पे इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। शॉप ए की लेबर महंगी है और शॉप बी की लेबर सस्ती है, तो मैं टोटल आवर्स पे नहीं ले सकता हूं, पर मैं टोटल वेजेस पे ले सकता हूं, इसीलिए टोटल वेजेस पे लिया गया। क्लियर हो गया? कहां गए? बहुत बढ़िया। क्या सर? एवरेज क्या आवर्स? नहीं सर, एवरेज वेज रेट पे नहीं ले सकते, क्योंकि सर आप एवरेज लोगे तो वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा, सिंपल एवरेज नहीं ले सकते क्योंकि दोनों के आवर्स अलग अलग है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इसको इंडेक्स में पोस्ट कीजिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 3 को, और ये आपको रिवाइज करना है। सर एक भी मॉड्यूल नहीं खोलने का घमंड है बेटा, ये घमंड के चक्कर में ऐसा नहीं हो एक और परिक्रमा लगानी पड़ जाए। मॉड्यूल को बिल्कुल इग्नोर मत करो, मॉड्यूल इज अवर बाइबल।
इसके पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखे, आप इसमें लिख सकते हैं सर जॉब्स WIP लिख सकते हैं, आप इसके अंदर ओवरहेड रिकवरी रेट का कैलकुलेशन लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? दिशा सही कह रही है, इसको घमंड नहीं कहते हैं, इसको कुछ और कहते हैं जो अभी क्लास में नहीं बोल सकते हैं। जॉब WIP लिख लीजिए। योग्य बिल्कुल, अभी लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा फिर कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्यों ही है, क्या ही है पता नहीं, बट है तो बस देख लेंगे। आरोही कुछ नहीं, बस यू ही वाली बात है। चलिए, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ वर्क ऑर्डर इज ₹1,00,000। 8% ऑफ द प्रोडक्शन अगेंस्ट दैट ऑर्डर स्पॉइल्ड and rejection is estimated to have a realizable value of ₹2,000 only। आपने कुछ बनाया है, उसकी कॉस्ट है ₹1,00,000। 8% ऑफ द प्रोडक्शन अगेंस्ट दैट ऑर्डर स्पॉइल्ड, 8% स्पॉइलेज है, 8,000, and the rejection is estimated to have a realizable value of 2,000 only। The normal rate of spoilage is 2%, record in the costing journal। बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना। 8% का टोटल लॉस है, लेकिन नॉर्मल लॉस है 2%। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है, मतलब वो लॉस तो होना ही होना है, चाहे कुछ भी कर। तो क्या मैं कह सकता हूं 6% का एबनॉर्मल लॉस है? तो एक छोटा सा यहीं पर आप आपके पास लिख लीजिए, टोटल लॉस 8%, नॉर्मल लॉस 2%, एबनॉर्मल लॉस 6%। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है? नॉर्मल लॉस के वजह से बाकी गुड्स की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती, लेकिन एबनॉर्मल लॉस हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से देखते हैं, इट इज डेबिटेड टू, वहां पर P&L में डेबिट करते हैं, यहां पर हम डेबिट करेंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट को। इट विल बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। वैसे तो ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग का, बट मॉड्यूल ने क्या ही सोच के इसको एक कंसेप्ट को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है, कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको। कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्लिक AAA। Question number 1 ऑब्लिक AAA, ऑब्लिक पेज नंबर क्या है इसका? 12.4। हाँ जी, छाप लीजिए। हाँ, क्या हो गया? चलिए छापिए फटाक से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आई नो दैट, आई नो, ऑडिट में होता है। अच्छा, मतलब फेंकने वाला, फेंकने वाली प्रथा। मैंने देखा है ऑडिट में आप लोग लिखते बहुत हो, हाथ वाथ नहीं दुखते आपके? अच्छा, गाने चलते हैं। अब बीच में मैं देखता हूं, मैं कैमरे में कभी कभी कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे दौरे आते हैं, गाने 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 के कुछ शब्द उनको ऐसे एक्साइट करते हैं बीच बीच में। अच्छा, कुछ लोगों का गाने पे कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग, भाई साहब
मतलब ऐसे माता जी नहीं आते शरीर में किसी किसी के, ऐसे दिखता है सब। हाँ हाँ, मैं बहुत खाली हूं सर, मैं बहुत, सर बहुत खाली ऐसे हूं कि एक स्टाफ है जो सिर्फ कैमरे पे देखता है और फिर वो मुझे समरी बताता है कि हुआ क्या है। हाँ सर। क्यों सर? बेटा शालिनी छाप लो, कि आंखों से छाप रहे हो ऐसे देख के? कल तो सर ने वाट लगा दी ऑफलाइन वालों की, हाँ पता चला। तो एपिसेंटर कौन था झगड़े की जड़, कारण कौन था? नहीं, कोई तो एक ऐसा होता है ना जहां से, सभी थे। और क्या रीजन, ऐसा क्या कांड किए या कुछ नहीं किए? आतमाजी से टकली होता है। ऑनलाइन वाले भी सब षणमुख को ब्लेम कर रहे हैं, देखो। क्या रे षणमुख, सुधर जा रहे? अभिषेक बंसल जैसे सज्जन इंसान को भी आप, हाँ जी छाप लिए सभी ने। अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, सिर्फ छाप के रखिएगा, एक्सप्लेनेशन होगा चैप्टर नंबर 7 के अंदर। धन्यवाद। कोई होमवर्क नहीं मेरे तरफ से, फिर मुलाकात होगी आपसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के दिन, 1 जुलाई के दिन। अरे क्या हो गया? थैंक यू सो मच सर, बहुत मिस करूंगा मैं आप लोगों को। आपके लिए क्या लेके आऊं, कौन लेके आऊं आपके लिए? हंगरी? ओह माय गुडनेस। सो मटेरियल कॉस्ट के लेक्चर्स जो हैं, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए एक अलग फोल्डर बनाया, उसमें डाला है 8 लेक्चर्स है। आप एक एक लेक्चर देखते चलिएगा, नोट्स भी हैं अपलोडेड, नोट्स हार्ड कॉपीज भी मिल चुकी है आपको। वॉच लेक्चर्स 1 बाय 1, आप लोगों के बैकअप में भी वो अपलोड हो जाएगा। हो गया? हो गया क्या? वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वाले बच्चों से मैं कल सुबह मिलूंगा 9:30 बजे इन अ मेंटरशिप सेशन 9:30 AM। थैंक यू सो मच।